उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर उत्तराखंड के लिहाज से की बात कर लेते हैं। राज्य में चल रही अवैध मदरसों की जांच पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उधम सिंह नगर में 129 मदरसे अवैध रूप से चलते पाए गए हैं। सीएम धामी ने प्रशासन को जांच का आदेश दिया था और प्रशासन की जांच में अवैध मदरसों का खुलासा हुआ है। यही नहीं, हरिद्वार में भी अवैध मदरसों पर खुलासा हुआ है और सभी जिलों में अवैध मदरसों की जांच के आदेश दिए गए थे। उसके बाद ये जांच हो रही है। उधम सिंह नगर की जांच रिपोर्ट में न्यूज़ 18 के पास ये जांच रिपोर्ट है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। गंगा, यमुना, मठ और मंदिरों की धरती देवभूमि उत्तराखंड में मजार और मदरसों की बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में चल रही मदरसों की जांच में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के हाथ लगी उधम सिंह नगर जिले की रिपोर्ट में जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा में 129 मदरसे अवैध रूप से चलाए जाने पाए गए हैं। इन मदरसों में 5800 बच्चे पढ़ भी रहे हैं जो उत्तराखंड के अलावा बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के हैं। इस बीच सरकार के सख्त रुख को भांपकर कुछ मदरसे बंद भी हो गए। सभी मदरसों ने अपना फंडिंग सोर्स चंदा और दान दिखाया है। धन्यवाद है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर अवैध मदरसों की छानबीन की तो ये शुभ संकेत है कि उत्तराखंड से अवैध मदरसे जो कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से काम कर रहे थे, उन पर एक अंकुश लगेगा और तत्काल हरिद्वार, देहरादून में भी जितने अवैध मदरसे हैं इनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भी शुरुआती जांच में 21 मदरसे अवैध पाए गए हैं। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में 416 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 के आसपास ही मदरसे अवैध रूप से भी चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अकेले उधम सिंह नगर में बड़ी तादाद में अवैध मदरसे मिले हैं तो माना जा रहा है प्रदेश भर में अवैध मदरसों की संख्या 400 से कहीं ज्यादा हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि अवैध मदरसों पर हर हाल में एक्शन लिया जाएगा। धामी सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है कि भाई सरकार जो है कि बहुत पारदर्शी तरीके से चलानी चाहिए। पारदर्शी तरीके से सरकार चल रही है। अगर कोई भी मदरसा अवैध अगर मिलता है तो उसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार की प्रतिबद्धता है पहले से। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अवैध रूप से चल रहे इन सबसे ज्यादा मदरसे यूपी बॉर्डर से लगे इलाके नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और सहसपुर के साथ ही विकास नगर में संचालित हो रहे हैं। गैर पंजीकृत इन मदरसों में हजारों बच्चों का जीवन दांव पर लगाकर उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है किसी को इसकी भनक तक नहीं है। माना जा रहा है कि ताजा खुलासे के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कड़े एक्शन में नजर आ सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की काशीपुर से अगली खबर है। यहां पर भुल्लन शाह मजार को अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया है। जिला विकास प्राधिकरण ने मजार के आड़ में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और ध्वस्तीकरण से पहले संचालकों को 9 जनवरी तक पक्ष रखने का वक्त दिया। इसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। रुड़की से खबर। यहां लक्सर रुड़की हाईवे पर रोडवेज बस ने 2 बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने जा रहे नेशनल गेम्स के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने मंत्रालय के तहत आने वाले ओएनजीसी और आईओसी से राष्ट्रीय खेलों में सीएसआर में स्पॉन्सरशिप दिए जाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि मंत्रालय की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सीएसआर के लिए प्रोजेक्ट भेजने का सुझाव दिया है।
इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी को लेकर बातचीत हुई। 28 जनवरी से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होंगे। न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हमने खबर दिखाई दी कि कैसे घोटालों के लिए बदनाम उद्यान विभाग में नया घपला सामने आया, जहां नींबू के पौधों में जमभीरी का फल निकला। उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले में देहरादून की संजीवनी नर्सरी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। उद्यान सचिव से संजीवनी नर्सरी को ब्लैकलिस्ट करने को कहा गया है, ताकि इस नर्सरी से भविष्य में किसी तरह के पौधों की खरीद फरोख्त न हो सके। उद्यान सचिव को इस मामले में तुरंत कार्रवाई के लिए कहा गया है। अब देखना है कि उद्यान सचिव कब तक इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो पत्र लिखा है कि तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति उस नर्सरी से की जाए और भविष्य के लिए इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। मैंने सचिव को एक लिखित पत्र भी दिया और मौखिक रूप से भी आदेश दिया। निकाय चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने आपसी खींचतान में पूरे प्रदेश में प्रचार नहीं किया है। अब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं, लेकिन नजर यहां भी बड़े नेताओं पर होगी कि कौन कितना प्रचार करता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत हरिद्वार से बाहर नहीं निकले। मतलब ये कि हरिद्वार छोड़ हरीश रावत ने किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में प्रचार नहीं किया। गणेश गोदियाल खुद गढ़वाल से उम्मीदवार थे, लेकिन बाकी बड़े नेता भी प्रचार में सीमित ही नजर आए। लोकसभा चुनाव तो हाथ से निकल गया, लेकिन अब बात निकाय की है। 11 नगर निगमों में से कांग्रेस कितने नगर निगम जीतने के लिए जान लड़ाती है और कितने नगर निगम जीत पाती है, ये प्रचार में नेताओं की मेहनत तय करेगी। मंगलवार को देहरादून में मेयर उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रचार किया। करण माहरा के मुताबिक स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सारे नाम नहीं आ सकते थे, लेकिन सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। अब जा रहे हैं अपने अपने काम, अभी से लोगों ने शुरू कर दिए बिना लिस्ट आए भी, और कई हमारे महत्वपूर्ण लोग इस लिस्ट में छूटे भी हैं क्योंकि 40 की बाध्यता थी। इवन यहाँ तक कि मेरे सेवा दल की महिला जो हैं हेमा पुरोहित बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो खुद काम कर रही हैं, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाया। हमारे NSY यूथ का नहीं आ पाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमारे कई सीनियर्स छूट गए क्योंकि 40 में सब नहीं आ सकते थे, कई और चीजें भी थी जिसको मैं बाद में बताऊंगा, और सभी लोग अपना अपना काम मजबूती से। निकाय चुनाव में प्रचार के 15 दिन बचे हैं, पर बड़े नेता अभी भी अपने क्षेत्रों में जुटे हुए हैं। मंगलवार को पूर्व CM हरीश रावत दिल्ली से लौटकर हरिद्वार में पहुंचे तो प्रचार भी किया। तो वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में प्रचार किया और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल श्रीनगर में मौजूद रहे। तो क्या निकाय चुनाव में बड़े नेता मिलकर प्रचार करेंगे या फिर लोकसभा चुनाव की तरह अपनी अपनी सीट पर फोकस करेंगे? देखिए, एक तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जहाँ पर भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी, जिन क्षेत्रों के वहाँ तो जाएंगे ही, लेकिन हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, देहरादून है, अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक एक साथी जिसका नाम सूची में भी नहीं है, वो पूरी तन्मयता के साथ इस नगर निकाय के चुनाव में जुटेगा और कांग्रेस को जिताने का पूरा भरकस जो प्रयास करेगा। और जो आज हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, इसको देखते हुए आम जन के बीच में हम जा रहे हैं, तो लोगों की जो रिएक्शन है वो सरकार के प्रति बहुत ही नकारात्मक है। कांग्रेस में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भले ही 40 नेताओं की बनी हो, लेकिन असल जिम्मेदारी उन बड़े चेहरों की होगी जिनकी हां और ना पर उम्मीदवारों को टिकट मिले। पर यही बड़े नेता एक दूसरे के क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज पौड़ी शहर में चुनाव प्रचार किया। पौड़ी नगरपालिका के लिए कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा नेगी के लिए बाजार में घूमकर वोट मांगे। गोदियाल ने कांग्रेस के बड़ी जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें। कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा वो करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाएंगे। पार्टी का प्रचार प्रसार अभियान भी लगातार जारी है। टिकट की प्रत्याशा में थे। अब चूंकि 6 लोग थे, 6 लोगों में से एक ही को टिकट मिल सकता था, तो एक को टिकट मिला और बाकी के जो लोग हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि सब नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनको होगी थोड़ी नाराजगी होगी, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो पार्टी के हित में। निकाय चुनावों में बीजेपी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। नैनीताल में बीजेपी उम्मीदवार ने घर घर प्रचार का मोर्चा संभाल लिया। नैनीताल नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार जीवंती भट्ट ने प्रचार किया और जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी शहर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और अगर डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन नैनीताल पालिका का जुड़ेगा तो विकास की धारा और बढ़ेगी। नैनीताल एक पर्यटन नगरी है, इसको सुंदर बनाना है, इसकी सुंदरता को जीवित रखना मेरा पहला प्रयास रहेगा। गंदगी शहर में नहीं रहेगी, इसलिए इसकी पहली व्यवस्था की जाएगी। सीवर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, जगह जगह सीवर बह रहे हैं, गंदगी होती है, उसका ध्यान रखा जाएगा। हल्द्वानी में लोग चुनने तो शहर की सरकार जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई गांव में जाकर टिक गई है और पार्टियों की पूरी मेहनत भी इसी वोट बैंक को मैनेज करने में लग गई है। हल्द्वानी की जनता भले ही 23 जनवरी को शहर की सबसे बड़ी सरकार चुनने जा रही हो, लेकिन यहाँ रस्साकस्सी गांव के वोटर्स को लेकर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस पुराने शहरी इलाके को छोड़ दें तो गांव के 21 वार्डों में पड़ने वाले तकरीबन 1 लाख वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस इलाके में थोड़ी कमजोर दिख रही है, लिहाजा उसने पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हैं अभी इतने ठंड में भी कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा यहाँ इकट्ठा होने लग गया है। इससे हर गांव में, हर वार्ड में जो है टोलियों के साथ हमारे लोग जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और इस बार जनता का रुझान भी है परिवर्तन के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा इस ग्रामीण इलाके में मौजूद अपने जनाधार और जनाधार वाले नेताओं पर है, जो इन दिनों लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। देखिए, हम 100% आश्वस्त हैं। देखिए, 2,42,000 वोट है। 2,42,000 वोट एक बहुत बड़ी मात्रा में वोट होता है। कालाडूंगी विधानसभा, लालकुआं विधानसभा का जो भाग इस नगर निगम क्षेत्र में है और जो हल्द्वानी विधानसभा का भी भाग इस नगर निगम क्षेत्र है, पूर्ण भाग, उसमें भारतीय जनता पार्टी सशक्त है। दरअसल हल्द्वानी नगर निगम में 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जो हल्द्वानी शहर, कालाढूंगी और लालकुआं विधानसभा में बटे हुए हैं। लेकिन सबकी नजर कालाढूंगी और लालकुआं के वोटर्स पर टिकी है, क्योंकि शहर में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति हमेशा बराबर रहती है। तो ऐसे में हार जीत का फैसला कालाढूंगी और लालकुआं विधानसभा की जनता ही तय करती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश नगर निगम में यूं तो सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है, लेकिन इनके बीच एक ऑटो ड्राइवर से मास्टर जी बने निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश चंद्र की भी चर्चा है। देखिए रिपोर्ट। ये हैं दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ऋषिकेश नगर निगम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के लिए मास्टर जी अपनी टोपी उतारकर लोगों से चंदा मांगते हैं और समर्थक 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दान करते हैं। कुछ समय पहले जब महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर से नेता बने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तो देश में ऑटो वालों की चर्चा हुई। 90 के दशक में देवप्रयाग से ऋषिकेश आकर ऑटो चलाने के साथ
बच्चों को ट्यूशन देने वाले दिनेश चंद्र की पहचान मास्टर जी के तौर पर बनी। ऋषिकेश में बीजेपी ने बिहार मूल के शंभू पासवान को चुनाव में उतारा है, तो कांग्रेस ने दीपक जाटव को। ऐसे में अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने पर्वतीय मूल के मास्टर जी पर दांव खेला है। किसी देवी देवताओं के बाहर भैरव रहता है ना, भैरव का काम करूंगा। और जो ये ऋषिकेश में जो स्मैक वगैरह है ये नहीं चलने की, यहाँ बनेगी तो ग्रीन सिटी बनेगी, यहाँ बनेगा तो इन्वायरमेंट जो आज ये प्रदूषण वातावरण प्रदूषित हो रहा है इस पे अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। देवभूमि का जो 4 धाम यात्रा है उसका एक द्वार है, वो पार्किंग की सुविधा नहीं होती। आज भी हम लोग जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी कार लेकर बाजार में निकलने से डरते हैं, ये हाल है। और यात्रा के समय तो ये होता है कि हम लोग पैदल करना दुर्भर हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं जो है वो तो क्षेत्र का लोग जो वहाँ रह रहा है वो तो वही समझ सकता है ना। एससी रिजर्व होने की वजह से इस बार ऋषिकेश नगर निगम में चुनावी समीकरण बदल गए हैं। ऋषिकेश में बाहरी बनाम भीतरी बनाम पर्वतीय कैंडिडेट का मुद्दा जोर मार रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, लेकिन चुनावी बयार में ऑटो ड्राइवर से नेता बने मास्टर जी सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं शहर के सटीक समीकरण की, जो कि निकाय चुनाव में खास तौर पर न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। पिथौरागढ़ में पहली बार नगर निगम बना है। ऐसे में शहर का पहला मेयर बनने के लिए भी सभी उम्मीदवारों ने रात दिन एक कर दिया है। और इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला होता है, लेकिन इस बार दोनों ही दलों के बागियों ने चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से उलझा दिया है। पिथौरागढ़ से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करीब 60,000 की आबादी वाला पिथौरागढ़ मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ का ये इकलौता ऐसा शहर है जो बीते 2 दशकों से लगातार फैल रहा है। जनसंख्या का दबाव इस शहर पर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में नागरिक सुविधाओं में इजाफा भी यहाँ की दरकार है। बेहतर पैदल रास्तों के साथ ही साफ शौचालयों की यहाँ अभी भी कमी है। यही नहीं, पर्यटन के केंद्र में शहर को लाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस शहर में वैसे तो कई पार्क हैं, लेकिन ये पार्क किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने लायक नहीं है, तो ऐसे में पार्कों के सौंदर्यीकरण की यहाँ खास जरूरत बनी है। मेयर सीट पर काबिज होने के लिए यहाँ 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके अपने अपने दावे भी हैं। मैं ये कोशिश करूंगी कि हम पिथौरागढ़ को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएं, जिससे कि हर एक बच्चा अपना आगे प्रोग्रेस करे और उसे आगे राह मिले। और मैं दृढ़ संकल्पित होकर कहूँगी कि हम पिथौरागढ़ को एक सुदृढ़ पिथौरागढ़ बनाने में मदद करें आप सभी मुझे। हम जगह जगह पे शौचालयों का निर्माण कर सके, जो हाईटेक शौचालय होंगे जहाँ पर नियमित रूप से साफ सफाई होगी, तथा 40 वार्ड हैं, उन वार्डों 40 में से कम मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 20-25 वार्डों में पुस्तकालयों का निर्माण हो, जहाँ से हमारे छात्रों को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नहीं जाना पड़े। पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित है और इस सीट पर मेयर का फैसला करीब 40,000 मतदाता करेंगे। पुरुषों के मुकाबले यहाँ महिला मतदाता ज्यादा हैं। राज्य बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों दलों के बागियों ने राष्ट्रीय दलों की राह मुश्किल कर दी है। कांग्रेस से जहां विधायक मयूक मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय मैदान में उतारा है, तो वहीं विधायक पार्टी उम्मीदवार के बजाय बागी मोनिका के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी की 3 महिलाएं बगावत का झंडा बुलंद करते हुए चुनावी मैदान में कूदी हैं। के लिए शौचालय बनाएंगे जो यहाँ पे अभी तक नहीं बनाए गए हैं। हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरीज बनाएंगे बच्चों के लिए, और छोटे छोटे मिनी पार्क बनाएंगे। और सबसे पहले अगर जनता मुझे विजयी बनाती है तो मैं नगर पालिका से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहूँगी, जो कि नगर पालिका में बहुत हो रहा है। पहली बार नगर निगम बनने से लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ी हैं और लोगों को भरोसा है कि जिन दिक्कतों से नगर पालिका में उन्हें 2-4 होना पड़ता था, नगर निगम बनने के बाद शायद उससे मुक्ति मिले। मेयर शिक्षित हो, एजुकेटेड हो और एक वास्ट सोच लेके आए विकास की, क्योंकि हमारा शहर उसकी डिमांड करता है और हमारा शहर जो है वो दिन और रात बढ़ोतरी कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो हमारे शहर को और सुंदर बनाए, विकसित बनाए। नगर निगम जो इस पहली बार बना है, नगर निगम बनने के साथ एक इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, पार्क अच्छे हों और जितने यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएं और शहरीकरण के साथ साथ इन्वायरमेंट की भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा यहाँ पे एक जो टंचिंग ग्राउंड है वो काफ़ी समय से यहाँ पे एक मुद्दा बना हुआ है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार तो जरूर पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी चुनावी माहौल का पूरा मजा ले रही है। तो ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि जनता जनार्दन पिथौरागढ़ के पहले मेयर का ताज किसके सिर बांधती है। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर सीट पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन दोनों ही दलों की राह में बागियों ने खासी मुश्किल खड़ी की है। अब ये देखना है कि बागियों से होने वाले नुकसान से किस तरीके से ये दल निपटते हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। मसूरी में मोतीलाल नेहरू रोड पर कार का ब्रेक फेल हो गया। हादसे में 3 अन्य कार भी क्षतिग्रस्त। अल्मोड़ा में पुलिस ने एक टैक्सी से 15 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ के प्रभारी सचिव रंजीत सिन्हा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। पौड़ी में जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने के बाद अब भी रेडियोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती नहीं हो पाई है। देहरादून नगर आयुक्त ने साफ सफाई की व्यवस्था देखी और कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी पर जुर्माना भी लगाया। बागेश्वर में खड़िया खनन पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद लोग खुश हैं, कोर्ट का आभार जता रहे हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम से नैमिषारण्य तक साधु संतों की 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा आज कलश यात्रा के साथ शुरू हो गई। उत्तरकाशी के भराड़ गांव में स्कूल के लिए ग्रामीणों ने जमीन दान की है। 13 साल बाद स्कूल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। विकासनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप की टक्कर, एक शख्स घायल हो गया है, इलाज जारी। चमोली में हुई बर्फबारी के बाद दौली में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंच रहे हैं। हर दिन 500 से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की मशाल आज बागेश्वर पहुंची। यहां प्रशासन के साथ स्कूली बच्चों ने मशाल का स्वागत किया और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस दौरान शुभंकर मौली के साथ खेलों का भी आनंद लिया। मशाल रैली को इसके बाद आगे के लिए रवाना किया गया। पौड़ी में फायर सीजन में जंगलों की आग से निपटने के लिए इस बार वन विभाग ड्रोन की मदद भी लेगा। विभाग ड्रोन की मदद से वन क्षेत्र पे नजर रखेगा और जंगल सुलगने की घटना ड्रोन में कैद होते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी, वनाग्नि की घटनाओं को बढ़ने से रोकेगी। साथ ही विभाग अलग अलग क्षेत्रों में शीतला खेत मॉडल को अपनाएगा, जिस पर ग्रामीण की मदद से जंगल की आग पर काबू पाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर द्वारा कुछ ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत जो है फॉरेस्ट फायर का सबसे अर्ली हम लोग डिटेक्शन कर पाएंगे, ताकि जो है रिस्पांस भी हमारा स्विफ्ट हो। इस साल हम लोग 4 जगह पे शीतलाखेत मॉडल को जो है रेप्लिकेट करने का सोच रहे हैं, अदवानी और पौड़ी के आसपास के इलाकों में। तो खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।